गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आज हम लेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म क्या होती हैं? ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस जो कि बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी के द्वारा सेपरेट होते हैं, यानी कि 3 to 15 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी का डिफरेंस रखते हैं, उन्हें कन्फर्मेशनल्स कहते हैं। और जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कन्फर्मर्स कहते हैं। ये जो आइसोमेरिज्म है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के चारों ओर फ्री रोटेशन के कारण उत्पन्न होती हैं। इसलिए जो एटम्स और ग्रुप जो कि अटैच होते हैं उनका डिफरेंट अरेंजमेंट जो है वो सिंगल बॉन्ड के फ्री रोटेशन के द्वारा मिलता है, जिसे कि हम कन्फर्मेशंस या कन्फर्मेशनल आइसोमर्स और कन्फर्मर्स कहते हैं। ये कन्फर्मर्स जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर सेपरेट नहीं किए जा सकते हैं, इन्हें हम रोटेमर्स कहते हैं। इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और इनकी एनर्जी का स्टडी और स्टेबिलिटी की स्टडी जो है वो कहलाती है कन्फर्मेशनल एनालिसिस। कन्फर्मेशनल आइसोमर्स को जो है उन्हें दो तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फर्स्ट इज़ न्यूमैन प्रोजेक्शन और दूसरा जो है सॉ हॉर्स फार्मूला। तो दो तरीके हैं इन्हें रिप्रेजेंट करने के। न्यूमल प्रोजेक्शन में क्या होता है, मॉलिक्यूल को कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की तरह इस तरह से देख रखा जाता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन को पूरी तरह से छुपा लेता है। तो जो फ्रंट कार्बन है उसे एक पॉइंट के द्वारा हम दर्शाते हैं और इसके 3 बॉन्ड जो है वो पूरी तरह से विजिबल होते हैं, जबकि जो पीछे वाला कार्बन होता है वो हमें नज़र नहीं आता, नज़रों से दूर रहता है वो हमारी, और उनके जो 3 बॉन्ड्स होते हैं वो पार्शली विजिबल होते हैं। तो फ्रंट कार्बन को दर्शाने के लिए एक पॉइंट हम लिख लेते हैं या छोटा सा सर्किल हम ड्रॉ करते हैं और इसे हम जो है सर्किल के सेंटर पॉइंट के रूप में देखते हैं, और जो कि पीछे वाला कार्बन है वो सर्किल का सरकमफेरेंस के रूप में हम उसे देखते हैं। और जो कार्बन से अटैच तीनों बॉन्ड्स हैं वो बॉन्ड एंगल 120 डिग्री पर रखे जाते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में जो एक सर्किल हमने ड्रॉ किया, इसका सेंटर जो है वो फर्स्ट कार्बन है, सामने वाला कार्बन है, इससे जुड़े हुए ये 3 हाइड्रोजन्स हैं, और जो सरकमफेरेंस है वो 3 हाइड्रोजन्स हैं यहाँ पर इसके, और उन्हें हम जो है वो आपस में हाइड्रोजन्स को 120 डिग्री के एंगल पे रखते हैं। तो एक फॉर्म जो हम यहाँ देख रहे हैं उसमें जो सामने वाला कार्बन है और पीछे वाला कार्बन है उनके हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड एंगल है 60 डिग्री। तो इसे हम कहते हैं स्टेगर्ड फॉर्म, क्योंकि यहाँ पर हमें पूरे 6 हाइड्रोजन्स नज़र आ रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन्स जो है वो मैक्सिमम बॉन्ड एंगल पर स्थित हैं। दूसरा जो इसका आइसोमर है दैट इज़ एक्लिप्स्ड। इसमें जो सामने वाले कार्बन के तीनों हाइड्रोजन से नज़र आ रहे हैं और पीछे वाले कार्बन के हाइड्रोजन जो है वो इनसे पूरी तरह से ढके रहते हैं, इनके जस्ट बिहाइंड होते हैं, इनके बीच में बॉन्ड एंगल और डिस्टेंस जो है वो कम होती है, ये कहलाते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म। तो ये तो दर्शाते हैं हम न्यूमैन प्रोजेक्शन में। इसके अलावा जो है इन्हें हम किस तरह से दर्शा सकते हैं, सॉ हॉर्स फार्मूला में। इसमें मॉलिक्यूल को हम इस तरह से देखते हैं कि जो कार्बन कार्बन एक्सिस है, बॉन्ड एक्सिस है, उससे इसका एंगल थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, जो कि पेपर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इस तरह से हम सॉ हॉर्स प्रोजेक्शन को दर्शा सकते हैं। यहाँ पर स्टैगर्ड में ये मैक्सिमम डिस्टेंस है दोनों हाइड्रोजन्स की, और एक्लिप्स्ड में एक हाइड्रोजन जो है वो दूसरे हाइड्रोजन को पूरी तरह ढके हुए हैं, यानी कि इनके बीच में डिस्टेंस भी कम है। जैसा कि अभी हमने बताया कि डिफरेंट कन्फर्मेशनल फॉर्म्स में आती है स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन।
दो एक्सट्रीम ओरिएंटेशन जो होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के, उन्हें स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैगर्ड फॉर्म में प्रत्येक हाइड्रोजन जो है वो दूसरे हाइड्रोजन पीछे वाले कार्बन के बीच में रखा जाता है, और हाइड्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा दूरी पर होते हैं। और एक्लिप्स्ड में जो है वो ये हम देख सकते हैं एक्लिप्स्ड कॉन्फ़िगरेशन में आगे वाले कार्बन और ये पीछे वाला कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल ढके हुए रहते हैं, यानी कि इनके बीच में सबसे कम दूरी रहती है। इसको और स्टैगर्ड फॉर्म में हम देख रहे हैं मैक्सिमम दूरी दोनों कार्बन्स के, दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में है। दिस इज़ एक्लिप्स्ड स्टैगर्ड फॉर्म एंड दिस इज़ एक्लिप्स्ड फॉर्म। अब हम कुछ मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि किस तरह से इनमें कन्फॉर्मेशनल्स आइसोमर बनते हैं। तो इथेन के केस में हम देखेंगे दो एक्सट्रीम ओरिएंटेशन जो कि हमने देखे एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड, इनके बीच में कई इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंटरमीडिएट अरेंजमेंट पॉसिबल है, जो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के चारों ओर फ्री और रैपिड रोटेशन के कारण होते हैं। ये जो इंटरमीडिएट अरेंजमेंट हैं इन्हें हम कहते हैं स्क्यू कॉन्फर्मेशन। दिस इज स्क्यू कॉन्फर्मेशन। इन्हें जैसे कि हम इथेन के केस में देखें तो स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन जो है वो अधिक स्टेबल होता है एक्लिप्स्ड कॉन्फर्मेशन के कंपेरिजन में, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन जो हैं वो एक दूसरे से जितना पॉसिबल है उतना दूरी पर यहाँ पर होते हैं। इसलिए ये जो है लीस्ट इंटरेक्शन होता है, इनके बीच में रिपल्शन भी कम होता है कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। जो एनर्जी डिफरेंस है एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड इथेन का वो लगभग 3 किलो कैलोरी पर मोल है, क्योंकि 3 किलो कैलोरी एनर्जी बैरियर बहुत ज़्यादा नहीं होता, इसलिए ये आपस में एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। इनका अगर हम एनर्जी लेवल डायग्राम देखें तो उसमें हम देख रहे हैं, हम डायग्राम खींचते हैं पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्शनल एंगल के बीच में। तो जब इनके बीच में एंगल 0 है तो एक्लिप्स्ड फॉर्म बनती है जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि कम स्टेबल स्टेट है। जब इसे हमने रोटेट कर दिया 60 डिग्री से तो हाइड्रोजन जो है वो एक दूसरे से दूर दूर हो गए, स्टैगर्ड फॉर्म बनी जिसकी एनर्जी कम है एक्लिप्स्ड के कंपैरिजन में। अगेन 60 डिग्री के रोटेशन से एक्लिप्स्ड फॉर्म बनती है, और फिर अगर हम 60 डिग्री का रोटेशन करें तो अगेन स्टैगर्ड फॉर्म, यानी कि ये फॉर्म जो है वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होती रह रही है। हमने 360 डिग्री तक इसका रोटेशन किया तो जो 60 डिग्री 180 डिग्री एंड 300 डिग्री पर स्टैगर्ड फॉर्म बन रही है, और 0 डिग्री 120 डिग्री 240 डिग्री पर हमें एक्लिप्स्ड फॉर्म प्राप्त होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जो इथेन मॉलिक्यूल है वो मोर स्टेबल स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में रहते हैं। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को रोटेट करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम टॉर्सनल एनर्जी कहते हैं, और जो भी इनस्टेबिलिटी है एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन में या किसी स्क्यू कॉन्फर्मेशन में वो टॉर्सनल स्ट्रेन के कारण आती है। अब हम दूसरा मॉलिक्यूल ले रहे हैं यहाँ पर एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन में क्या है कि अगर इथेन के एक हाइड्रोजन को, इथेन के दोनों साइड के कार्बन के एक एक हाइड्रोजन को किसी और ग्रुप के द्वारा रिप्लेस कर दें, जैसे कि मिथाइल ग्रुप के कारण, तो दूसरे भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कि कन्फर्मेशन की स्टेबिलिटी को प्रभावित करते हैं। ये फैक्टर्स हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेट्रा। तो एन ब्यूटेन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये इथेन मॉलिक्यूल CH3 होता है, दोनों का एक एक हाइड्रोजन हमने यहाँ हटा दिया और CH3 लगा दिया, दिस इज़ एन ब्यूटेन। तो इसे हम इस तरह से देख सकते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन में, सॉहर्स स्ट्रक्चर में इस तरह से इसे देखा जा सकता है। दिस इज़ कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज़ 3, ठीक है। तो इथेन की तरह ही
जो ब्यूटेन है इसमें मोस्ट स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन ये वाला होता है, जिसमें कि दोनों CH3 ग्रुप जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये जो फार्मूला स्ट्रक्चर है दैट इज़ नोन एज एंटी स्ट्रक्चर, क्योंकि CH3 जो है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, कैल्शियम सबसे कम है, दिस इज़ एंटी। ठीक है, ये स्टैगर्ड फॉर्म जो है वो क्या कहलाती है, एंटी कहलाती है। और जब इसे 60 डिग्री से रोटेट करेंगे, 60 डिग्री से रोटेट करने पर हाइड्रोजन जो है वो CH3 के पीछे, ये हाइड्रोजन यहाँ, ये CH3 हाइड्रोजन के पीछे, देन दिस फॉर्म इज़ एक्लिप्स्ड फॉर्म। अगेन 60 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं हम, तो CH3 जो है हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर CH3 और H के बीच में आ जाएगा। इसी तरह से ये हाइड्रोजन H और H के बीच में, और ये CH3 जो है वो H और CH3 के बीच में आता है। ये गॉश कॉन्फर्मेशन बनता है, जिसमें CH3 जो है वो एक दूसरे से दूर तो है, लेकिन इनके बीच में एंगल जो है वो 60 डिग्री का एंगल है। दिस इज़ गॉश कॉन्फर्मेशन। अब अगेन इसे 60 डिग्री से जब हम रोटेट करेंगे, 60 डिग्री से रोटेट करने पर ये CH3 के पीछे चल जाएगा, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर बन रही है दिस इज़ फुली एक्लिप्स स्ट्रक्चर। इसमें CH3 और CH3 के बीच में बॉन्ड एंगल बहुत ही कम है, तो ये सबसे ज़्यादा अनस्टेबल स्टेट होगी, सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली स्टेज ये होगी एक्लिप्स्ड फॉर्म। अगेन 60 डिग्री का रोटेशन करने पर गॉश स्ट्रक्चर बनती है, इसमें CH3 60 डिग्री पर है। फिर 60 डिग्री का रोटेशन करने पर हमें एक्लिप्स्ड फॉर्म यहाँ पर मिल रही है, जिसमें कि CH3 के पीछे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पीछे CH3 और H के पीछे H है। इसका अगर हम एनर्जी चेंजेस देखें तो इसमें हम देख रहे हैं कि सबसे कम एनर्जी जो है वो इस एंटी फॉर्म की होती है, क्योंकि यहाँ इस केस में CH3 और CH3 बिल्कुल अपोजिट होते हैं। सो दिस इज़ 54 वाली जो स्टेज है दैट इज़ एंटी स्टेज, इसकी एनर्जी सबसे कम है। 60 डिग्री का रोटेशन करने पर ये कन्वर्ट हो जाती है एक्लिप्स्ड फॉर्म में, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अगेन रोटेट करने पर गॉश फॉर्म बनती है, जिसकी एनर्जी जो है वो स्टैगर्ड से थोड़ी सी अधिक है। अगेन रोटेशन करने पर फुली एक्लिप्स्ड और फुली एक्लिप्स्ड फॉर्म बनती है, इसमें CH3 के पीछे CH3 है। ये सबसे ज़्यादा एनर्जी वाली अनस्टेबल स्टेट है, गॉश से भी अधिक अनस्टेबल है, इसको एक्लिप्स्ड फॉर्म कहते हैं हम। अगेन 60 डिग्री का रोटेशन करने पर 58 दिस इज़ गॉश फॉर्म बनती है। और फिर रोटेट अगर हम करेंगे देन एक्लिप्स्ड फॉर्म हमें यहाँ पर मिल रही है, जिसकी एनर्जी जो है 55 के बराबर है, यानी कि फुली एक्लिप्स से थोड़ी कम है। इस तरह से हम इनका एनर्जी कंसिडरेशन देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो ओवरऑल कंपोजिशन है ब्यूटेन का, उसमें एंटी कॉन्फिगरेशन जो है वो 63% होता है, और गॉश कन्फर्मेशन जो है वो 37% होता है। 56 और 58 मिला करके दोनों का 18.5 कंट्रीब्यूशन यहाँ पर रहता है। जो गॉश कॉन्फर्मेशन है उसका एक्लिप्स्ड फॉर्म जो है वो अनस्टेबल स्टेट है ही, तो उसका कोई ख़ास योगदान इसमें नहीं होता, उसे हम सेपरेट आउट भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो 56 एंड 57 है, यानी कि गॉश फॉर्म और फुली एक्लिप्स्ड है, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस है 4 to 4.6 किलो कैलोरी। इसी तरह से जो स्टैगर एंटी और गॉश फॉर्म है उनके बीच में एनर्जी डिफरेंस है 3.4 किलो कैलोरी, और एंटी एंड गॉश के बीच में एनर्जी डिफरेंस है 0.8 किलो कैलोरी। तो इस तरह से हम इनका एनर्जी कंसिडरेशन देख सकते हैं। तो ये तो हमने आज 2 मॉलिक्यूल्स लिए थे, एथेन और नॉर्मल ब्यूटेन। नेक्स्ट टर्न पे हम डिस्कस करेंगे कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। तब तक आप यहाँ तक इसे स्टडी करिए। थैंक यू।